आने में, उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैंने अभी तक यहाँ पे बताया कि दो बातें यहाँ पर हमने देखी। एक तो भाई क्या है कि संविधान को लिखित रूप में लिखने का जो विचार है वो अमेरिका और फ्रांस के देशों में जो है, मतलब अमेरिका और फ्रांस के देशों में संविधान की जो विचार व्यवहारिक रूप की अभिव्यक्ति है वो सबसे पहले उन देशों में दिखाई देती है। ठीक है, हम लोग संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा के बैकग्राउंड पर मैंने यहाँ पे कल कुछ बातों को बताया था, जिनमें से मैंने एक बताया था कैबिनेट मिशन। कौन सा बताया था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने बात की थी। कैबिनेट मिशन मैंने कहा था 1946 में भारत आया। कब आया था? 1946, 1946 में, जब इंग्लैंड के अंतर्गत इटली जो है वहां के प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, क्लीमेंट इटली। तो उन्होंने अपने कैबिनेट के 3 लोगों को भारत भेजा था, जिसको हमने क्या कहा? कैबिनेट मिशन। इससे पहले क्रिप्स प्रस्ताव आया था, उससे पहले अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया, उसमें भी संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देखें तो संविधान सभा का गठन जिस मिशन के द्वारा हुआ वो कौन सा था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, लेबर पार्टी के वहां पर प्रधानमंत्री बन गए थे इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली, जिन्होंने अपने कैबिनेट के 3 लोगों को भेजा था। कल मैंने उनके नाम बताए थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स उसके अंतर्गत थे, अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, लॉरेंस को इस मिशन का हेड बनाया गया था, लीडर बनाया गया था। आई बात समझ में? इन 3 लोगों के भारत आने पर इन्होंने 2 बातें कही थी, एक तो संविधान सभा का गठन और एक अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार मतलब भारतीयों को हम शासन तो दे रहे हैं, उनका शासन वापस कर रहे हैं, सरकार उन्हें सौंप रहे हैं, तो क्या भारतीयों को सरकार चलानी आती है नहीं आती है? तो इसके लिए हम फिलहाल एक अंतरिम सरकार बना दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, सरकार कैसे चलाई जाती है। तो उसके लिए थी अंतरिम सरकार। बहरहाल दूसरी तरफ गठन होना था किसका? संविधान सभा का। और संविधान सभा के गठन के लिए कौन सा मिशन उत्तरदायी है अंतिम रूप से? तो मैं कहूंगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा के गठन का तैयारी की गई। और संविधान सभा का गठन जो है ना वो थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर हुआ। जैसे अगर यहाँ पे संविधान सभा के गठन का तुमको पूछ लिया जाता है तो ये तुमको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी संविधान सभा। संविधान सभा में मैंने कल तुम्हें बताया था कुल कितने सदस्य थे? तो 389। कितने सदस्य थे? 389। 1946 में जब संविधान सभा बनाई गई तो प्रावधान किया गया कि इसमें कितने सदस्य होंगे? 389, 389 सदस्य होंगे। ये प्रावधान किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने। अब ऐसा क्यों? अब ये बड़ा अजीब सा नंबर रख लिया, ना आगे का ना पीछे का। 380 रख लेते, 390 रख लेते, 400 रख लेते, है ना, या 450 रख लेते, इस तरीके का कुछ नंबर रख लेते। 389 ही क्यों है? समझ रहे हो बात को? तो पहली बात तो ये समझ लेना कि जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय भारत की कुल जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी। 40 करोड़ के अराउंड उस समय भारत की क्या थी? जनसंख्या थी। और कहा गया था कि 10 लाख लोगों पर संविधान सभा में एक आदमी होगा, यानी 10 लाख का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? एक व्यक्ति करेगा। और इस आधार पर संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 389। ठीक है भाई, तो ऐसे निर्धारित किया गया था कि 10 लाख पर एक व्यक्ति संविधान सभा में चुना जाएगा, इसलिए सदस्य संख्या कितनी है? 389। क्लियर है इतना? और इसके बाद अगर हम लोग संविधान सभा में इन 389 सदस्यों को देखें तो इनमें से आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि भाई 389 सदस्यों में से ऐसे सदस्य जो ब्रिटिश भारत से आए हुए थे, जिनकी सीटें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों को बांटी गई थी, यानी वो क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधिकार में थे, उन क्षेत्रों से इस समय पे 389 में से 296 जो सीटें थी वो आई थी। अगर ब्रिटिश भारत की मैं सीटें कहूं संविधान सभा में कितनी थी? तो 296। ब्रिटिश भारत का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश भारत का मतलब हुआ अंग्रेजों का जिस हिस्से पर राज था, जितना भारत के क्षेत्र पर उनका कब्जा था। यानी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा सही से इस वाले नक्शे को समझ लें तो इसमें देखोगे तुम लोग कि जहां जहां तुमको इस तरीके का दिख रहा है ना कलर, वो सब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र थे। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे ये सेंट्रल प्रोविंस लिखा है, यहाँ पे यूनाइटेड संयुक्त प्रांत जिसको हम लोग कहते थे। समझ रहे हो बात को? ये दक्कन स्टेट वगैरह हो गया, ये सारा का सारा क्षेत्र तुमको जिस तरीके से दिख रहा है ना, ये था प्रिंसली स्टेट्स, यानी अंग्रेजों के कब्जे में जो क्षेत्र थे। और उन क्षेत्रों से संविधान सभा में कितने सदस्यों को लिया गया था? तो उन क्षेत्रों से लिया गया था 296 सदस्य।
296 में से 292 को तो निर्वाचित किया गया था। कितनों को निर्वाचित किया गया था? 292 को ब्रिटिश भारत से किया गया था निर्वाचित। बात समझ जाओगे ब्रिटिश भारत में किसकी बात कर रहा हूं, इतना तो सभी समझते होंगे, है ना। यानी वो क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, उस क्षेत्र से 292 सदस्यों को किया गया निर्वाचित। बाकी बचे 4 सदस्य और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से। तो ये 4 सदस्य कहां से चुने गए थे, समझ रहे हो बात को। आज के समय में हम लोग देखते हैं कि भारत के अंतर्गत चुनाव जो होते हैं तो वो 2 प्रक्रिया के आधार पर होते हैं। एक तो भारत में राज्यों की स्थिति तुम देखोगे तो विशेषकर तुम्हें 2 तरीके के राज्य देखने को मिलेंगे। एक तो कंप्लीट स्टेट जिसको हम लोग राज्य कहते हैं, और एक होता है हमारे यहाँ जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो जैसे उस समय पे राज्य जो थे उनको हम कह रहे हैं ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, जहां से 292 लोग आए थे। और उस समय पे जैसे आज के टाइम पे यूटी होता है, वैसे ही उस समय पे जो यूटी टाइप के क्षेत्र थे, यूटी टाइप के क्षेत्र यानी चीफ कमिश्नर के अधीन जो क्षेत्र आ जाते थे। यानी मैं कहूंगा कि जो प्रांत चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, किसके प्रांत थे? चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों की संख्या थी 4। कितनी थी? 4। तो 4 लोग चीफ कमिश्नर के प्रांत से आए थे। यहां तुमको ध्यान रखना है कि चीफ कमिश्नर प्रांत में एक प्रांत था दिल्ली। कौन सा प्रांत था? दिल्ली। ठीक है। इसके अलावा एक प्रांत था अजमेर। हाँ बताओ, 4 क्षेत्र कौन से थे? चीफ कमिश्नर वाले क्षेत्र, जिनमें से एक क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली। दूसरा, दिल्ली के अलावा एक क्षेत्र था अजमेर। कौन सा क्षेत्र था? अजमेर। अजमेर राजस्थान का है ना। अजमेर के साथ संयुक्त रूप से मेरवाड़ा। कौन सा क्षेत्र? मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, ये भी कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? चीफ कमिश्नर का क्षेत्र था। एक क्षेत्र था चीफ कमिश्नर प्रांत के अंतर्गत जो आता था, वो था कुर्ग। कौन सा क्षेत्र था? कुर्ग। कुर्ग कर्नाटक में है। कौन सी जगह है? कर्नाटक। कर्नाटक के अंतर्गत कुर्ग। और एक क्षेत्र चीफ कमिश्नर के अधीन जो आता था वो था बलूचिस्तान। कौन सा क्षेत्र था? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लेकिन तब था। ये कितने चीफ कमिश्नर प्रांत हो गए? तो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत हो गए। यानी अगर मेरे से प्रश्न पूछा जाएगा संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से कितने सदस्यों को चुना गया था, तो मैं कहूंगा 296। कितने सदस्यों को चुना गया था? 296। और 296 में से चुनाव निर्वाचित कितने हुए थे? तो 292 निर्वाचित हुए थे। जबकि 4 कहां से चुने गए थे? तो 4 चुने गए थे चीफ कमिश्नर प्रांतों से। क्वेश्चन आता है कि इनमें से चीफ कमिश्नर प्रांत कौन सा नहीं था, समझ रहे हो बात को। तो ध्यान रखना है कि एक तो चीफ कमिश्नर प्रांत है दिल्ली, दूसरा है अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा है कुर्ग कर्नाटक, और चौथा है बलूचिस्तान। तो कितने हो गए चीफ कमिश्नर प्रांत? टोटल 4 हो गए। इन 4 से चुने गए थे। तो मैं ये कहूंगा कि संविधान सभा में 296 सदस्य जो है वो तो आगे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से, 292 + 4। ठीक है ना। इसके अलावा संविधान सभा में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उनकी संख्या थी 73। कितनी थी? 73। मुस्लिम लीग, बाद में आपको पता ही है कि मुस्लिम लीग का भी उद्देश्य ये हो गया था कि हमें संविधान सभा में शामिल होकर के, किस में शामिल होकर? संविधान सभा में शामिल होकर के, और संविधान के अंदर रह करके पाकिस्तान की मांग को मजबूत करना है। इसलिए मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया संविधान की, लेकिन मुस्लिम लीग अंततः संविधान सभा को स्वीकार कर लेती है, संविधान सभा में सम्मिलित होती है। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य संविधान सभा में थे? तो 73 सदस्य थे। और अगर तुमको पूछ लिया जाता है कि ऐसे कितने सदस्य थे जो मैं कह सकता हूं कि देसी रियासतें उस समय पे थी, क्या चीज थी? देसी रियासत। देसी रियासत वगैरह जो थी, अगर देसी रियासत वाले क्षेत्रों से देखें तो अपने पास सदस्य हो जाते हैं कितने? 93। क्लियर है इतना? तो मैं कहूंगा कि 296 सदस्य तो कहां से थे बताओ? 296 सदस्य अपने हो जाएंगे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 73। और देसी रियासतों से कितने थे? 93। आई बात समझ में? इसके अलावा और कौन से क्षेत्र थे? तो ऐसे छोटे स्वतंत्र दलों के सदस्यों की संख्या 15 के आसपास, उनको हमको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। ठीक है भाई। तो जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। तो तब संविधान में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। समझ गए बात को? जिनमें से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से 296, मैं 296 न लिख के 292 + 4 लिखूंगा। ठीक है भाई। इसके अलावा मैं कहूंगा कि 73 कौन सी जगह से हो गए? मुस्लिम लीग से। और 93 कहां से हो गए? तो 93 हो गए अपने पास देसी रियासतों के। ठीक है ना।
इसके अलावा भी और छोटे प्रांत वगैरह से भी इसमें शामिल किया गया था। 46 के बाद 1947 में, किस वर्ष? 1947, 1947 में इस दिन हुआ था भारत का विभाजन। क्या हुआ था? भारत का विभाजन। भारत का विभाजन यानी भारत को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में। अब भारत का विभाजन से पहले की जो स्थिति है ना, वो स्थिति इस नक्शे में दिखाई गई है। पहले ये पूरा भारत था, समझ रहे हो बात को? विभाजन से पहले का तुमको भारत दिख रहा होगा तो काफी समृद्ध भारत, पूरा भारत दिख रहा होगा इसमें। यहां आज तुमको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बांग्लादेश कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? बांग्लादेश। और ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हम लोग आज पाकिस्तान कह देते हैं, है ना? तो तब ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है भारत के अंदर ही था। हालांकि जब 47 में भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के समय पे ये वाला जो इलाका है, इस वाले इलाके को कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम लोग बांग्लादेश कह रहे हैं। इसको तब क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। और ये जो आज का एक्चुअल का पाकिस्तान है, इसको कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान। इनकी कहानी मैं बड़े आराम से समझाऊंगा आगे क्या क्या रही, कैसे पूर्वी पाकिस्तान से बाद में बांग्लादेश बना, 1971 के टाइम पे बना, 1971 में। और उसमें मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा गांधी की भी रही, ठीक है ना? यहाँ पे देखो, कोई भी चीज के पीछे ना, किसी भी ग्राउंड के पीछे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका तुमको समझ लेनी है। पश्चिमी पाकिस्तान में जो था ना, वो मोहम्मद अली जिन्ना वहां पे सबसे प्रमुख नेता थे, समझ रहे हो? पूर्वी पाकिस्तान में जो थे वो शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के सबसे प्रमुख नेता थे। जब यहाँ जैसे भारत में आज गांधीवाद जिसको हम लोग कहते हैं, गांधी जी की विचारधाराओं से प्रभावित गांधीवाद कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक चलता था मुजीबिज्म जिसको हम लोग कहते थे, जो मुजीबुर रहमान के समर्थक थे। देखो, पाकिस्तान बना था एक धर्म की मांग पर, समझ रहे हो? पाकिस्तान को एक धर्म के लोगों के लिए एक अलग स्थान के रूप में बनाया गया था। दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना को यह बात समझ नहीं आई कि किसी भी देश में धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, या किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ना, वो होती है भाषा। क्या होती है? भाषा। धर्म से बड़ी चीज होती है भाषा। इस तरफ के लोगों की भाषा जो है, वो ज्यादातर लोग उर्दू को यहाँ पर फॉलो करते थे, समझ रहे हो बात को? उर्दू समझते थे, उर्दू को फॉलो करते थे। यहां देखोगे तो पूर्वी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बांग्ला भाषा को फॉलो करते थे। अब जब देश बना तो देश बनने के बाद ये हो गया कि भाई यार, पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान, दो तो पाकिस्तान देश है नहीं, देश तो एक ही है, लेकिन बड़ा अजीब से नक्शे वाला देश है, समझ रहे हो बात को? अगर पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से कनेक्ट करना है तो क्या हम 5 राज्यों से आकर के इसको यहां जोड़ आने देंगे? हम तो ये नहीं आने देंगे। आज अगर भारत को दुबई जाना हो, भारत से किसी को, तो उसे अरब महासागर के पार करके जाना होता है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं दे रखा है। पाकिस्तान सोच रहा था उस समय पे कि हम 5 राज्यों से होकर के उसे यहां आने देंगे, तो ये बड़ी अलग बात थी। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान में बना दिया कि भाई, अगर पश्चिमी पाकिस्तान में हम लोग भाषा बनाएंगे, राष्ट्रभाषा बनाएंगे उर्दू को, जिससे यहाँ के लोग नाराज हो गए कि देश तो हमारा भी वही है, हम लोग उर्दू जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो उर्दू का क्यों भाषा बनाया जाए? बांग्ला भाषा को भी कुछ यहाँ पे दिया जाए, दोनों भाषाओं को साथ लेकर के चला जाए। तो इन लोगों को ये बात समझ नहीं आई और इस वजह से दोनों जगह बड़े टकराव हो गए। बाद में फाइनली 71 के समय पे, 47 के समय पे ये पूर्वी पाकिस्तान बना था। 1971 के समय पे हमारे पास ये देश अलग से अस्तित्व में आता है, जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। क्या बोल देते हैं? बांग्लादेश। तो इसकी बड़ी लंबी कहानी है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर तक जिन चीजों पर आए हैं उनको थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने कहा कि ये तो हुई भाई संविधान सभा के गठन तक की बात, है ना? गठन के बाद संविधान सभा का गठन 47 में जब हुआ, भारत का विभाजन जब हो चुका था, तो विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बच गई थी कितनी? 299। और फाइनली जब संविधान अंतिम रूप से, जिस दिन मतलब संविधान लागू किया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को, और तब संविधान सभा के अंदर सदस्यों की संख्या थी कितनी? 284, 284। समझ गए बात को? 46 में जब बना तब 389 सदस्य, ठीक है। 47 का जब समय आया तब सदस्य कितने हो गए? 299। और 49 के समय पे इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 284। क्लियर है? यहां तक की बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखो ध्यान देना। यहां पे संविधान सभा का गठन हो चुका था।
गठन के बाद की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखनी है वो ये याद रख लेना है। देखो 9 दिसंबर 1946 को, किस दिन? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई? प्रथम बैठक। पूछेगा तुमको संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई, तो 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15। इन सदस्यों में जो हम बात कर रहे हैं तो उनमें से महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं। पूछ लेगा अगर तुमको कि संविधान सभा के अंतर्गत एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो तुमको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा के अंतर्गत एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है। और पहली बैठक संविधान सभा की कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिस दिन पहली बार संविधान सभा के लोगों ने आपस में बैठक की, इस बैठक के अंदर तुम्हारे पास पूछ लेगा कि कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो ध्यान रखना इस बैठक में कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। अब ये आंकड़ा बड़ा दूर का तुमको दिख रहा होगा, है ना? ये तो समझ आ ही रहा होगा कि एक तो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी तो उसमें मुस्लिम लीग का समर्थन तो नहीं था, तो सीधे सीधे उसमें से इतने सदस्य कम हो गए। समझ रहे हो बात को? और कुछ देसी रियासतों के ऐसे लोग थे जिन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा था कि हमें भारत में ही रहना है या पाकिस्तान में भी जाना है, वो लोग भी इसमें शामिल नहीं हुए। तो बड़ी कम संख्या पहली बैठक में रही। अगर तुमको पूछ लेता है कि जिस दिन प्रथम बैठक हुई तो उस दिन कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, तो क्या बोलना है? 207 सदस्य। पहली बैठक के अंदर संविधान सभा में मात्र 207 सदस्य ही थे। ठीक हो गया। अगर पूछेगा कि पहली बैठक के अंतर्गत कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो ध्यान रखना है कि इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9। 15 टोटल महिलाएं थी संविधान सभा में। और अगर पूछ लेता है प्रथम बैठक के अंतर्गत कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है। प्रथम बैठक जिस दिन हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसी दिन एक अस्थाई अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। क्या चुना गया? अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई अध्यक्ष का मतलब है कि टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया, जब तक के लिए कि परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक के लिए एक टेम्परेरी अध्यक्ष चुने गए। उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अंतर्गत, तुम्हें ध्यान रखना है कि अस्थाई अध्यक्ष थे जिनको पहली बैठक के दिन ही चुन लिया गया था 9 दिसंबर 1946। इतना क्लियर है? इस 9 दिसंबर की बैठक के बाद अगर प्रतिनिधित्व देखें तो बड़ा कम प्रतिनिधित्व रहा। 207 लोगों ने यहां शामिल हुए केवल। और जबकि संविधान सभा के अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। आई बात समझ में? 9 दिसंबर 1946 को जिस दिन अगर पहली बैठक हो रही है तो उसमें 207 सदस्य शामिल हुए। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया पहली बैठक का, उन्होंने समर्थन नहीं दिया, तो कम सदस्य पहली बैठक में आए। इसी पहली बैठक में अस्थाई अध्यक्ष चुन लिए गए। अस्थाई अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष। क्लियर है इतना? इसके जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई। किस दिन बुलाई गई? 11 दिसंबर 1946। ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को जिस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई, इस दूसरी ही बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया। आई बात समझ में? संविधान सभा के दूसरी ही बैठक में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया, यानी परमानेंट अध्यक्ष का निर्वाचन कर दिया गया। और अगर तुमसे पूछता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कहना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का चुन लिया गया था स्थायी अध्यक्ष। ठीक है। तो अस्थाई अध्यक्ष क्या चीज?
2 दिन बाद हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस दूसरी बैठक के अंतर्गत अगर तुमको पूछ लेगा कि स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है भाई। अगर तुम्हारे पास पूछेगा कि उपाध्यक्ष किसको चुना गया था संविधान सभा में, यानी उपाध्यक्ष का पद किसको दिया गया था, तो उपाध्यक्ष चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। किसको चुना गया था, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो थे, इनको चुना गया था उपाध्यक्ष के रूप में। किस रूप में चुना गया था, उपाध्यक्ष। क्लियर है इतना। इसके अलावा अगर तुमको पूछ रहा है इसी पहली बैठक में और किसका चुनाव हुआ, तो इसी पहली बैठक में संवैधानिक सलाहकार का भी चुनाव हुआ। किसका चुनाव किया गया, संवैधानिक सलाहकार। तय किया गया कि संवैधानिक सलाहकार कौन होंगे, तो संवैधानिक सलाहकार होंगे बी.एन. राव। कौन होंगे, बी.एन. राव। तो बी.एन. राव को इसी दिन चुन लिया गया संवैधानिक सलाहकार। आई बात समझ में। 3 लोगों का चुनाव इस दिन हुआ। एक तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार हुए, उपाध्यक्ष कौन हुए, एच.सी. मुखर्जी, और अध्यक्ष कौन हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई सवाल, कोई डाउट, समस्या किसी के मन में? तो नहीं तो यहां ध्यान दो, देखो ध्यान से समझना। पहली बैठक कब हुई थी बताओ, 9 दिसंबर 1946। इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। तो इसके स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन हो गए, एच.सी. मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, बी.एन. राव। ठीक हो गया। अब यहां तक हम लोग समझ गए कि पहली बैठक इस दिन हुई और इन लोगों का चुनाव हुआ। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। दरअसल संविधान सभा के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद ही उन्होंने जो है कोई ना कोई निर्णय संविधान सभा के अंतर्गत अपना रखा था। ठीक है। आगे चल करके हम उनके संबंध में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति इस पूरी संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके लेवल की पढ़ाई यहाँ पर किसी भी सदस्य के पास नहीं थी। अगर उनके बाद कोई सबसे समझदार व्यक्ति और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो थे बी.एन. राव। कौन थे, बी.एन. राव। और इसीलिए बी.एन. राव को बनाया गया संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार तक का तो सबको ही समझ आ गया होगा। संवैधानिक सलाहकार तक की प्रक्रिया के बाद एक दिन आता है हमारे पास। इसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946। ये जो 13 दिसंबर 1946 का दिन है, इस 13 दिसंबर 1946 के दिन से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। समझ गए बात को। इसी दिन से संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसकी क्या हो गई, शुरुआत। अभी तक तो हम संविधान सभा के गठन की बात कर रहे थे, जो संविधान सभा संविधान लिखेगी। अब संविधान सभा का गठन भी हो गया, तो संविधान सभा के गठन के बाद 13 दिसंबर 1946 का जो दिन था, इस दिन से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। किसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई, संविधान निर्माण। और जिस दिन संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, इसी दिन 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था, उद्देश्य प्रस्ताव। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आता है, तो ध्यान से समझना। अगर पूछ लिया जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। किसके द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था, तो पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। क्लियर है इतना। क्या था इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। समझ रहे हो बात को, क्या संविधान का उद्देश्य है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में यदि तुमको पूछ लेगा कितने प्रकार की बातों को रखा गया था, तो 8 बातों को इसमें रखा गया था। ठीक है ना, कितनी बातों को रखा गया था, 8। जिनमें से बड़ा महत्वपूर्ण तुमको यह ध्यान रखना है
इसके अंतर्गत आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। इसके अंतर्गत जो हमारा प्रस्तावना के शब्द है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उनकी बात की गई थी। इसके अलावा इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई थी और इसी के अंतर्गत हमारे पास जो है वो विश्वास और उपासना के अधिकार की बात की गई थी। इन तीनों चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ लेना। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, तथा इसके समस्त नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि प्रत्येक व्यक्ति को किसकी स्वतंत्रता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो न्याय दिया गया है वो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, तीनों प्रकार का न्याय दिया गया। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समाज के अंतर्गत जो है ना वो बहुत सारे वर्ग हैं। समाज के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जाति प्रथा के तहत समाज में कुछ अलग अलग वर्गों में समाज को बांटा गया है। अब ये ना हो कि कोई व्यक्ति अगर निम्न जाति का है तो उसके अधिकारों को उसे सामान्य अधिकारों से भी वंचित रख दिया जाए केवल जाति के आधार पर। तो इसीलिए उसके पास कौन सा न्याय है? सामाजिक न्याय। दूसरा उसके पास आर्थिक न्याय है। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि सरकार, आगे हम संविधान में पढ़ेंगे, इतनी भी कोशिश करेगी कि अमीर तथा गरीब के बीच के अंतर को समाप्त करने का प्रयास करेगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 से 51 के बीच जो आर्टिकल आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? तीसरा हमारे पास अगर हम लोग राजनीतिक न्याय कहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। उसको राजनीतिक अधिकार हैं अपने कुछ, समझ रहे हो, पॉलिटिकल राइट्स हैं उसके कुछ, तो उसको कुछ राइट दिए गए हैं, जैसे उसको पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, इकोनॉमिक राइट्स दिए गए हैं या उसको सोशल राइट्स दिए गए हैं। ये तीनों प्रकार के उसको अधिकार दिए गए। तो अगर हमारे पास पूछ लिया जाता है कि भाई किस दिन मतलब जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो वो किस दिन पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। डेट याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इस दूसरी बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुन दिया गया। ठीक है, इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 इस दिन संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और इसी दिन पंडित नेहरू लेकर के आए कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव, जिसका मतलब ये था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या होगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो स्वरूप था वो ये कहना चाह रहा था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो भारत के लोगों के लिए है। भारत का जो संविधान है वो भारत के नागरिकों का संविधान है। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए इस प्रस्ताव को लाया गया था। इसके बाद तुम्हें एक दिन का और ध्यान रख लेना है। 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव पेश किया गया था। अगर तुम्हें पूछ लिया जाएगा कि किस दिन इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से स्वीकार कर लिया गया, तो 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 इस प्रस्ताव को कर दिया गया स्वीकार। यानी इसको पेश कब किया गया था? पेश तो किया गया था इसको 13 दिसंबर 1946 और इस प्रस्ताव को किस दिन स्वीकार कर दिया गया? तब 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को कर दिया गया स्वीकार। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाने वाला हूं, तो थोड़ा बात को ध्यान से समझना। यहां तक कि ग्राउंड तो समझ में आ गई होगी सबको। अब मैं बताना चाहता हूं कि इसके बाद जब स्वतंत्रता का अधिनियम भारत में आया तो उससे पहले के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या था? संविधान की बेसिकली शुरुआत कहां से हुई? तो हमने कहा कैबिनेट मिशन, हम लोग मोटा मोटी मान के चलते हैं। उससे बहुत पहले जाएं अगर हम, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसको स्वराज विधेयक कहा गया। क्या बोला गया? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक वास्तव में संविधान सभा की पहली कल्पना थी। 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका के अंतर्गत महात्मा गांधी लिखते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के लिए होगा और इसे भारत के लोग मिलकर के बनाएंगे। ये महात्मा गांधी ने लिखा है।
1922 की प्रक्रिया तक तो हमने यहां तक देखा, क्रिप्स प्रस्ताव आया, उसने कहा भारत का संविधान बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव का बहिष्कार किया। महात्मा गांधी ने कहा ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो दिवालिया हो चुका है। समझ रहे हो बात को? तो क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों नहीं स्वीकार किया गया? तो कांग्रेस ने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव में कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? क्रिप्स प्रस्ताव इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मांग को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम क्रिप्स प्रस्ताव के बेस पर संविधान सभा नहीं गठित करेंगे। वो इनडायरेक्टली इस मांग को सपोर्ट कर रहा था कि भारत का विभाजन होगा। समझ रहे हो बात को? डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में एक किताब लिखी जो पाकिस्तान के संबंध में उन्होंने लिखी। उस किताब में उन्होंने 40 में कह दिया था कि आगे चल करके भारत का विभाजन निश्चित है 1940 के अंदर, और 47 में भारत का विभाजन हुआ, ना चाहते हुआ विभाजन। कई सारे लोगों को इस विभाजन के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहां तक हम लोगों ने जब भी चीजों को पढ़ा तो ये तो बस केवल संविधान के बिल्कुल बेसिक चीजें हो गई। अब अगर हम लोग एक बात को समझें तो भारत को स्वतंत्रता जिस दिन दी गई वो दिन था 15 अगस्त 1947। कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। यानी 1947 के अंतर्गत 1947 में जो हमारा स्वतंत्रता विधेयक आया, कौन सा विधेयक आया? स्वतंत्रता विधेयक। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, इस स्वतंत्रता विधेयक की क्या खास बात थी? तो इस विधेयक ने दो बातें कही। एक तो यह कहा कि भारत का संविधान, जो भी संविधान भारत की संविधान सभा बना रही है, तो संविधान की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, वो जैसा मर्जी वैसा संविधान बनाए। समझ रहे हो? ब्रिटिश सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो संविधान सभा को पूरा राइट है कि वो जैसा मर्जी वैसा क्या बना दे? संविधान बना दे। दूसरा, 1947 में इन्होंने स्वतंत्रता विधेयक के ही समय पे क्या कहा कि भारत में अब तक जितने ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किए गए कानून हैं, 1947 से पहले का कोई कानून नहीं है, बहुत सारे कानून हैं। 1935 का अधिनियम आज तक चलता आ रहा है, आईपीसी आज तक चलती आ रही, सीआरपीसी आज तक चलती आ रही। तो बहुत सारे कानून हैं जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, वो आज तक चलते आ रहे हैं। उन कानूनों को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। भारतीय दंड संहिता भारतीयों ने तो नहीं लिखी थी ना, वो तो अंग्रेजों ने लिखी थी। 1935 का अधिनियम हम तो नहीं लेकर के आए थे, वो तो ब्रिटिश क्राउन लेकर के आया था। तो इतने नियम अंग्रेजों के चल रहे थे। अंग्रेजों ने कहा 1947 का जब स्वतंत्रता विधेयक आया, कहा भारत का संविधान सभा जैसा मर्जी चाहे वैसा बनाए। दूसरा, इनको एक और अधिकार दिया जाता है कि अब तक जो ब्रिटिश कानून बनाए गए थे, अब तक जो अंग्रेजों के कानून बनाए गए थे, इन कानूनों में आगे अगर कोई परिवर्तन करना है, क्या करना है? परिवर्तन करना है, या फिर इनको समाप्त करना है। क्या करना है? समाप्त करना है। तो ये दोनों के दोनों राइट भी जिसको दिए जाते हैं वो है भारत की संविधान सभा। किसको दिए जाते हैं? संविधान सभा। यानी यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि संविधान सभा को संविधान निर्माण का ही काम नहीं दिया गया, उसको संविधान निर्माण के अलावा एक और जिम्मेदारी दी गई कि जो ब्रिटिश भारत के जो कानून हैं, उन कानूनों को आप संशोधित कर सकते हो, उन कानूनों को आप समाप्त कर सकते हो, और जरूरत पड़ी तो आप जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाता, संसद का गठन जब तक नहीं हो जाता, तब तक आप भारत के लिए कानून बनाते रहोगे। अब ये देखो ना, 47 में अंग्रेज चले गए थे, ठीक है ना। भारत में संसद का गठन 13 मई 1952 को हुआ। समझ रहे हो बात को? तो 1947 से 1952 तक क्या भारत में विधायिका ही नहीं थी? विधायिका थी। विधायिका क्या थी? तो संविधान सभा। उस समय संविधान सभा ही ये अधिकार रखती थी कि वही कानून बनाएगी, और संविधान सभा को यही अधिकार था कि वो क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। और ये दोनों अल्टरनेटिव डेज में काम होता था। संविधान सभा कानून भी बनाती थी, संविधान सभा जो है बहुत सारे कार्य करती थी। यानी अगर मैं कहूं कि भारत में संसद कब आई, तो संसद तो तब आएगी ना जब संविधान लागू होगा। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आई बात समझ में?
26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। 1949 में जो संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर को, वो आंशिक रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया, तभी तो संसद का गठन होगा, तभी तो चुनाव होगा, और उसके बाद भी 2 साल लग गए। तो पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किसने किया? संविधान सभा ने किया। समझ रहे हो बात को? पहले राष्ट्रपति का चुनाव संविधान सभा के द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति बनाया गया। संसद बन रही है 1952 में, संविधान में पहला संशोधन हुआ 1951 में। संविधान में पहला संशोधन किसने किया? संविधान सभा ने किया। यानी मैं कह सकता हूं कि जब तक हमारे पास संसद अस्तित्व में नहीं आई, क्या अस्तित्व में नहीं आई? संसद, तब तक भारत की जो जिम्मेदारी है, भारत में जो कानून बनाने का कार्य है, वो किसको दे दिया गया था? संविधान सभा। इस प्रकार संविधान सभा के पास 2 कार्य हो गए। एक तो वो काम करेगी संसद के रूप में, किस रूप में? संसद के रूप में, और दूसरा वो कार्य करेगी संविधान के निर्माण का। जब भी भारतीय संविधान सभा जो थी, जो भारत का संविधान लिखने के लिए बनाई गई थी, जब उसको ये 2 काम दे दिए गए, तो अगर इन दोनों कार्यों के बाद जब भी अगर मैं कहूं कि संविधान की अध्यक्षता होती थी ना, जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जब भी विधायिका के रूप में संविधान सभा काम करती थी, या जब भी कोई कानून बनाने का कार्य करती थी, इस तरीके से बैठती थी कि वो संसद के रूप में बैठी हो, तो तब संविधान सभा की अध्यक्षता किया करते थे जीवी मावलंकर। कौन किया करते थे? जीवी मावलंकर। ये तब अध्यक्ष होते थे जब संविधान सभा किसका काम कर रही हो? संसद का। और जब संविधान सभा संविधान लिखने का काम कर रही हो, तो तब संविधान सभा के तो पास तो अध्यक्ष थे ही, और वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शायद बात समझ आ गई होगी। मैंने कहा कि संविधान सभा ही क्या है? संसद है। जब संविधान सभा संसद का कार्य करती थी, तो तब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? तो जीवी मावलंकर अध्यक्ष होते थे। और जब वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी, तो तब उसके अध्यक्ष कौन होते थे? राजेंद्र प्रसाद होते। ठीक है, इस नियम को समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि 1947 से 1952 तक, 1952 तक कब? 13 मई 1952 तक, 13 मई 1952 तक। और 47 में कब से? 15 अगस्त से, है ना? तो 15 अगस्त 1947, जिस दिन हम आजाद हुए, और तब तक, जब तक भारत में संसद का गठन हुआ, संसद कब बनी भारत की? 1952 में। तब तक मैं कह सकता हूं कि संसद बराबर संविधान सभा। संसद बराबर क्या था? संविधान सभा। यानी संविधान सभा ही तब तक हमारी क्या थी? संसद। याद रहेगा। और पूछेगा संविधान सभा का संसद के रूप में अध्यक्षता किसने की थी? तो जीवी मावलंकर। और संविधान सभा के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात ध्यान से समझना। यहां तक हम लोगों ने समझा। आगे चल करके हमने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में एक चीज को पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं संविधान का प्रारूप। क्या बोल देते हैं? संविधान का प्रारूप या संविधान का ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो संविधान के प्रारूप कमेटी जो थी, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी को पता होगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता रहता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति जो थी, जब वो प्रारूप समिति बनी, तो उस प्रारूप समिति के बनने से पहले संविधान का प्रारूप पेश कर दिया गया था। और संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? तो ध्यान रखना, संविधान का प्रारूप सबसे पहले, यानी संविधान का पहला प्रारूप कि संविधान ऐसा होगा, बन करके संविधान ऐसा दिखेगा, ये पहला प्रारूप जिसने तैयार किया था, उनका नाम था BN राव। क्या नाम था? BN राव। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, वो कौन थे? BN राव थे। BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, और इस प्रारूप के अकॉर्डिंग उन्होंने संविधान में 243 अनुच्छेद रखे। कितने अनुच्छेद रखे? 243। उन्होंने संविधान में 243 आर्टिकल रखे, और अपने इस पहले प्रारूप में उन्होंने संविधान में 13 अनुसूचियां रख दी। कितनी अनुसूचियां रख दी? 13 अनुसूची।
यानी मैं कह सकता हूं कि उन्होंने संविधान में शेड्यूल की संख्या कितनी रखी, तो शेड्यूल वगैरह उन्होंने रखे 13 और अनुच्छेद कितने रखे, तो 243 अनुच्छेद रखे। ये प्रारूप उन्होंने बनाया, ये ड्राफ्टिंग उन्होंने संविधान की। अब ये जो प्रारूप, पहला प्रारूप BN राव के द्वारा बनाया गया था, क्या ये BN राव के द्वारा बनाया गया प्रारूप ठीक है, या इसमें कुछ और परिवर्तन करने की जरूरत है, या इसको एक बार और पुनः इसका वाचन किया जाना चाहिए, या इसके अंदर जो जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए? इसके लिए बनाई गई फिर प्रारूप समिति। क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति, जिसका काम था कि BN राव के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो प्रारूप है, इस प्रारूप के अंदर चीजों को देखना, और वापस यदि अगर इस प्रारूप में कोई दिक्कत या समस्या या कोई ऐसी चीज है जिसको ऐड करना चाहिए इसमें, तो उसको इसमें शामिल करना। ठीक है, इसके लिए बनाई गई प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए। अब अंबेडकर के संबंध में ना सबसे पहली बात, तो इनको लेकर के कई सारी बातें हैं। सबसे पहली बात यहां पर यह समझ लो कि शुरुआत से हम संविधान सभा वगैरह पढ़ते हुए आए हैं, अंबेडकर का कहीं जिक्र नहीं आया। अंबेडकर का जिक्र कब आ रहा है? जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रारूप समिति की, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी तक आते आते अंबेडकर का जिक्र आना शुरू हुआ। ऐसा क्यों है कि बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र पहले नहीं आया, अब जिक्र आ रहा है अंबेडकर का? तो सबसे पहली बार अंबेडकर का चुनाव हुआ था संविधान सभा में बंगाल से। कौन सी जगह से चुनाव हुआ था? बंगाल। अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए थे। कौन से क्षेत्र से चुने गए थे? बंगाल। बंगाल के लोगों ने उन्हें चुन करके भेजा था। तो जब वो बंगाल से चुने गए थे 1946 के समय, जब संविधान सभा बनी, तो 47 में भारत का विभाजन हो गया और तब बंगाल बन गया पूर्वी पाकिस्तान। यानी वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से बाबा साहेब अंबेडकर चुन करके संविधान सभा में आए थे, वो क्षेत्र चला गया था किसके अंतर्गत? पाकिस्तान के अंतर्गत। इसलिए इनका दूसरी बार चुनाव हुआ और दूसरी बार इनका चुनाव जो हुआ था वो बंबई से हुआ। तो अगर इनसे लेकर के ये क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, पूछेगा इनका प्रथम बार चुनाव कहां से हुआ था? तो बंगाल से हुआ था, और ये क्षेत्र किस में चला गया था? पाकिस्तान में। जिसके बाद इनका दूसरी बार चुनाव हुआ संविधान सभा में, और वो दूसरी बार का चुनाव कौन सी जगह से हुआ था? दूसरी बार का चुनाव इनका हुआ था बंबई से। क्लियर है इतना? 2 बार ये संविधान सभा के लिए चुने गए थे। इनकी अध्यक्षता में यहां पर अभी हमारे पास आ रही है कौन सी समिति? प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के अलावा इस प्रारूप समिति में और कितने सदस्य थे? तो और सदस्य थे इसमें 6। आई बात समझ में? कितने सदस्य थे? 6। इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य थे जिनका नाम था KM मुंशी। क्या नाम था? KM मुंशी। अब एक एक बात को थोड़ा ध्यान से समझते हुए जाना इन सदस्यों से संबंधित। सबसे पहले मैंने यहां पे बोला एक सदस्य थे, जो कौन थे? KM मुंशी। KM मुंशी की मैं बात करूं तो अगर तुमको पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा के अंतर्गत जो प्रारूप समिति बनाई गई, उस प्रारूप समिति में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन हुए? KM मुंशी। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर चुने जाने वाले व्यक्ति जो थे इस प्रारूप समिति में, दूसरे व्यक्ति जो थे, उनका नाम था मोहम्मद सादुल्ला। क्या नाम था? मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला इसके अंतर्गत थे। KM मुंशी बंबई से थे। कौन सी जगह से थे? बंबई से। दूसरा मैंने यहां पे कहा कि मोहम्मद सादुल्ला इसके अंदर थे। मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? मुस्लिम लीग। प्रारूप समिति में ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे और इनका चुनाव असम से हुआ था। असम के क्षेत्र से ये थे। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा और अगर तुमको पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अंतर्गत तीसरे सदस्य कौन थे, तो तीसरे सदस्य इसके अंतर्गत एक BM मित्तर करके व्यक्ति हुए, वो इसके अंतर्गत तीसरे सदस्य हुए। बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रख लेना कि कौन कौन से सदस्य इसमें थे। तो एक तो BM मित्तर करके इसके अंतर्गत सदस्य हुए। समझ रहे हो बात को? 3 सदस्य ये थे। इनमें से सबसे पहले मैंने बताया KM मुंशी, दूसरे कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। ये किसके सदस्य थे? मुस्लिम लीग के। और तीसरे कौन थे? BM मित्तर थे।
बीएम मित्तर के बाद इसके अंतर्गत एक और सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्या नाम था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके अंतर्गत चौथे सदस्य थे, जो तुमको थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, इसके अलावा बोलेगा और कौन कौन इसके अंदर सदस्य था, तो इसके अंदर पांचवें सदस्य हो जाएंगे गोपाल स्वामी अयंगर, जिनको हम लोग कहते हैं अयंकर या अयंगर, मैं कह सकता हूं गोपाल स्वामी अयंगर। तो अभी तक मैंने क्या बताया, यहां पर कौन कौन सदस्य बताए? एक तो के एम मुंशी, दूसरे कौन है? मोहम्मद शाहदुल्ला, तीसरे बीएम मित्तर, चौथे कौन हो जाएंगे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पांचवें कौन हो गए यहाँ पे? तो गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है भाई। इसके अलावा छठवां एक और सदस्य इसके अंदर थे, जिनका नाम था डीपी खेतान। क्या नाम था? डीपी खेतान करके। ये टोटल 6 सदस्य थे इसमें। अब इन 6 सदस्यों में भी थोड़ा सा तुमको ना और अंदर की बात जान लेनी है। 6 सदस्य जो मैंने इसमें आपको बताए, तो इनके अंतर्गत एक सदस्य तुम लोगों ने देखा कि बीएम मित्तर हैं और एक सदस्य हैं डीपी खेतान। ठीक है, इन दोनों के जगह पर 2 नए लोगों को इनमें एंट्री दे दी गई। इन दोनों के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को इसका सदस्य बनाया गया बाद में। तो एक तो इसमें से किसको हटा दिया गया? बीएम मित्तर को, और एक किसको हटा दिया गया? डीपी खेतान। तो बीएम मित्तर को जब हटाया गया तो इनके स्थान पर एक व्यक्ति को लाया गया, जिनका नाम था एन माधव। क्या नाम था? एन माधव। एन माधव ने इनका स्थान लिया प्रारूप समिति में। ठीक है, और दूसरा मैंने यहां पे कहा कि डीपी खेतान को जब हटाया गया तो इनका स्थान लिया टीटी कृष्णाचारी ने। किसने लिया था? टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी के द्वारा इनका स्थान लिया गया था। अब मेरे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये बताओ, इस प्रारूप समिति के 6 सदस्यों में से ऐसे कितने सदस्य थे जिनका संबंध कांग्रेस से था? किससे था? कांग्रेस से। अब मेरे को पूछेगा प्रारूप समिति में ऐसे कितने सदस्य थे जिनका संबंध किससे था? कांग्रेस से था। तो मैं कहूंगा ऐसे सदस्यों की संख्या थी 2। कितने थी? 2। मेरे से पूछा जाएगा कि इस प्रारूप समिति के अंतर्गत वो 2 सदस्य कौन कौन थे जिनका संबंध कांग्रेस से था? तो मैं कहूंगा एक तो सदस्य हो जाएंगे टीटी कृष्णाचारी। कौन हो जाएंगे? टीटी कृष्णाचारी। दूसरे सदस्य मैंने सबसे पहले लिखवाए थे, जिनका नाम है के एम मुंशी। क्या नाम है? के एम मुंशी। ठीक है, मेरे से पूछा जाएगा कि इस प्रारूप समिति में एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे? तो मैं कहूंगा एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य कौन हो जाएंगे? मोहम्मद शाहदुल्ला। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे को पूछ लिया जाएगा कि इस प्रारूप समिति के अंतर्गत मद्रास से कितने व्यक्तियों को निर्वाचित किया गया था? तो इस प्रारूप समिति में मद्रास से निर्वाचित किया गया था 2 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को निर्वाचित किया गया था? 2 व्यक्तियों, जिनमें से एक थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और दूसरे थे गोपाल स्वामी अयंगर। इन दोनों के दोनों को कहां से लिया गया था? ये दोनों के दोनों थे मद्रास। आई बात समझ में? और इस प्रारूप समिति के अंदर क्या बच गया? इस प्रारूप समिति के अंदर देखोगे तो 1 तो हो गए, 2 तो हो गए तुम्हारे किससे? कांग्रेस से। 1 हो गया मुस्लिम लीग से, 3 हो गए। 2 का निर्वाचन कहां से हुआ था? मद्रास से हो गया था। ठीक है, 5 हो गए, है ना। और अब अगर हमारे पास एक सदस्य बचे इसमें, कौन? एन माधव। और इनका सदस्य, इनसे तुमसे संबंधित प्रश्न पूछता है तो यहां पे तुमको ध्यान रखना है कि एन माधव एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस प्रारूप समिति के अंदर निर्दलीय चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? निर्दलीय। तो याद रहेगा, प्रारूप समिति में निर्दलीय कितने हो गए? 1। वो कौन हो जाएगा? एन माधवन। मद्रास से कितने हो जाएंगे? 2। और पूछेगा तुमको मुस्लिम लीग से कितना था? 1। ठीक है भाई, ये ध्यान रहेगा। अध्यक्ष कौन थे इस प्रारूप समिति के? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतना क्लियर है? तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता अंबेडकर के द्वारा की गई थी। आज जो चीजें पढ़ी, इतनी बातें सबको क्लियर हुई होंगी, अच्छे से समझ आई होगी बात, है ना। तो बात शुरू की थी कहां से? कैबिनेट मिशन से। थोड़ा सा फटाफट चीजों को देखते हुए चलेंगे। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। क्लीमेंट एटली ने भेजा था, जो मैंने कल बताया ही सब कुछ। 3 सदस्य इसके अंदर थे, कौन कौन थे वो तो सब पता ही है।
पूछा जाए तुमको अगर संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946। इसमें सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 389। कितनी सदस्य 389, 389। 389 क्यों, तो प्रत्येक 10 लाख पर एक व्यक्ति को निर्धारित किया गया था और इस हिसाब से 40 करोड़ की जनसंख्या के अनुसार कितने सदस्यों को रखा गया, 389 सदस्यों। 296 सदस्य चुने गए थे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से, जिनमें से 292 निर्वाचित किए गए थे। 4 सदस्यों को चुना गया था चीफ कमिश्नर प्रांत वगैरह से। ये सब संविधान सभा का गठन वगैरह, कौन मुस्लिम लीग से कितने चुने गए, देसी रियासत से कितने चुने गए, मैंने बताया। 46 में कितने सदस्य थे, 389। 47 में भारत का विभाजन हुआ तो कितने रह गए थे, 299। और लास्ट में संविधान बनने तक कितने रह गए थे, 284। 284 सदस्य रह गए थे। ठीक है, कितनी महिलाएं थी, 15। एकमात्र मुस्लिम महिला पूछेगा तो बेगम एजाज रसूल। ठीक हो गया, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इसके अलावा पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, 207 सदस्य, जिनमें कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं। ठीक हो गया। पूछेगा पहली बैठक के अंतर्गत अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद मैंने बोला दूसरी बैठक कब हुई, 11 दिसंबर 1946, और इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुना गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष चुना गया किसको, एच.सी. मुखर्जी को। संवैधानिक सलाहकार चुना गया बी.एन. राव। 13 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू, और इसी दिन पंडित नेहरू लेकर के आए थे प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। तो इन सब में 2-2 दिन का गैप है ना, 9 दिसंबर 1946, 11, 13, समझ रहे हो बात को। अब अगर तुमको पूछेगा इस उद्देश्य प्रस्ताव को किस दिन स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947। फिर मैंने कहा कि भारत का जो स्वतंत्रता विधेयक आया उसमें संविधान सभा को 2 काम दिए गए, एक तो संविधान बनाने का और दूसरा संसद का। तो संविधान सभा जब संसद के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, जीवी मावलंकर, और जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे, राजेंद्र प्रसाद। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 13 मई 1952 तक, यानी ये जो समय है, तब हमारी संसद क्या हुआ करती थी, संविधान सभा हुआ करती थी। भारत में संसद का गठन कब हुआ था, 13 मई 1952। ठीक हो गया। संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो पहला प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें कितने अनुच्छेद थे, 243 अनुच्छेद। कितनी अनुसूचियां थी, 13 अनुसूची। ठीक हो गया। पूछ लिया जाएगा कि इसी प्रारूप की जांच करने के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, प्रारूप समिति। जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर का पहली बार चुनाव कहां से हुआ था, बंगाल से, लेकिन बंगाल चला गया था पाकिस्तान में, इसलिए वो क्षेत्र बंगाल का चला गया था पाकिस्तान में, इसलिए इनका चुनाव दूसरी बार कहां से हुआ, बंबई से। प्रारूप समिति में इनके अलावा और कितने लोग थे, तो 6 लोग और थे। टोटल 7 सदस्य थे, अंबेडकर अध्यक्ष इसके थे, और उनको मिला के 7 थे, बाकी ऐसे कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन 6 हो जाएंगे, के.एम. मुंशी हो गया, ठीक है, इनका चुनाव कहां से हुआ था, बंबई से। ठीक हो गया। मोहम्मद शाहदुल्ला हो गए, ठीक है। इसके अलावा बी.एम. मित्तर हो गए, बाद में इनके स्थान पर कौन आ गए थे, एन. माधव आ गए थे। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर और डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान का स्थान किसने लिया था, टी.टी. कृष्णाचारी ने लिया था। क्लियर है इतना। पूछूंगा तुमसे कांग्रेस के कितने सदस्य थे, तो 2। ठीक हो गया। कौन कौन 2 हो जाएंगे, के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णाचारी। मुस्लिम लीग के कितने थे, 1। कौन हो जाएंगे, मोहम्मद शाहदुल्ला। इसके अलावा अगर तुमको पूछ रहा है और कि निर्दलीय कौन थे, तो एन. माधव। मद्रास से कौन कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी आयंगर, इनको निर्वाचित किया गया। तो फिलहाल प्रारूप समिति तक की कहानी तक रखते हैं। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। जिसके जो जो क्वेश्चन है फटाफट पूछो, बताओ जल्दी से। कोई समस्या, कोई प्रश्न वगैरह, कुछ नहीं, बहुत समझदार हो, शाबाश। ठीक है।